गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के हमारे छूटे हुए कुछ पॉइंट्स की, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि साइंस का आईसीटी और कंप्यूटर्स का और इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट में क्या क्या योगदान है, कहाँ कहाँ पे हम उससे बेनिफिट्स लेते हैं। तो इस सब के बारे में हमने बात की थी। आज हम उन्हीं चीज़ों को आगे कंसिडर करते हुए आगे की बात करते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं अबाउट डिफेंस कि साइंस का डिफेंस की कैटेगरी में क्या क्या योगदान है, क्या क्या उन्होंने काम किए हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले डिफेंस में। डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था और प्लस कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की यूनिट्स थी। इन दोनों को मिला करके डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। डीआरडीओ अभी रक्षा विज्ञान में जो भी रिसर्च होती हैं, जो भी हम नया इन्वेंशन करते हैं, उनको क्या नीडेड है उसके हिसाब से वो जो डेवलपमेंट्स करने के लिए साइंस की प्रोग्रेस करते हैं, उसके लिए ये विभाग को खोला गया था। सो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंडरटेक इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उनका नाम हम गिन लेते हैं ज़रा। पृथ्वी मिसाइल बनाई गई है हमारे देश के लिए। बैटल टैंक अर्जुन बनाया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बनाई गई है। बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत सारी बनाई गई हैं। सबमरीन्स का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे गाजी अटैक में भी सबमरीन्स को यूज़ किया गया था। और आकाश मिसाइल बनाई गई है। आईएनएस कोची, अरिहंत, ये सब बनाए गए हैं। और इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनके सहयोग से, उनके एक मार्गदर्शन में 1998 यानी कि 1998 में हमारे यहाँ दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, दूसरा नाभिकीय परीक्षण किया गया था पोखरण में। ये एक जीके का क्वेश्चन है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जब आप ऐसी चीज़ें अपने क्वेश्चन में डालते हैं तो उससे क्वेश्चन में थोड़ा वजन बन जाता है जब आप अपने आंसर में डालते हैं। सो ये सब चीज़ें डिफेंस के क्षेत्र में साइंस ने प्रगति की है, जिनका आज हमारा देश बखूबी यूज़ कर रहा है। और साथ ही साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे देश में 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में राफेल के 5 जो यान है वो हमने एंट्री कर लिए हैं, उनको औपचारिक रूप से अपना लिया है एयरफोर्स ने। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको इसके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन के क्षेत्र में देखते हैं आप, एक्सरेज होते हैं, सभी बच्चों को मालूम होगा मोस्ट ऑफ द। अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड को ही आज हम सोनोग्राफी भी बोल देते हैं। यहाँ पे भी सेम टेक्निक यूज़ की जाती है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स को यूज़ करके। इसमें हमारे अंदर के लाइव बींग्स को भी देख सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी अल्ट्रासाउंड जो है आपके अंदर की बॉडी के इमेजेस को दिखा सकता है। आफ्टर दैट हम रेडियोग्राफी की बात करते हैं। इसमें एक्सरेज और गामा रेज को यूज़ किया जाता है। एंजियोग्राफी इज अ प्रोसेस जिसमें हम ब्लड वेसल्स की स्थिति को देखते हैं एंजियोग्राफी के थ्रू। हीमोडायलिसिस क्या है कि आपके ब्लड में अगर वाटर है या फिर वेस्टेज मटेरियल्स हैं, कई बार कुछ ब्लड दूषित हो जाता है या जो चीज़ उसमें नहीं कंटेंट चाहिए वो भी उसमें है, तो उसको जो है फिल्टर करने के लिए हीमोडायलिसिस कर दिया जाता है। ये साइंस की बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जो आजकल, जैसे किसी को लंग इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें बहुत बेनिफिशियल रहते हैं ये सब चीज़ें। और आपके किडनी ट्रांसप्लांट करनी है तो उसमें बहुत बेनिफिशियल रहता है। किसी की किडनी खराब हो गई है तो उसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि आइज डोनेट करते हैं लोग बाग, तो अंधे लोगों को देख सकते हैं, अंधे लोग मतलब देखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो साइंस की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेनिफिशियल हैं हमारे मेडिकल ग्रुप के अंडरटेक। अच्छा, यहाँ हम बात करते हैं एमआरआई की। मैग्नेटिक रेजोनेंस लर्निंग है। यहाँ पे स्कैन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। यहाँ पे एक बहुत हायर मैग्नेटिक फील्ड को हम जनरेट करते हैं, उसके थ्रू हम लोग स्कैन करते हैं एंड आफ्टर दैट हमें अंदर की चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि स्कैनिंग हो जाती है आपके बॉडी की। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, देखिए हरित क्रांति। उसके बाद में येलो रिवॉल्यूशन हुआ, देन ब्राउन रिवॉल्यूशन हुआ। मैंने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, ये आपका काम है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कब हुए थे और किन चीज़ों से संबंधित हैं। तो ये आप बताएंगे, ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये आपका होमवर्क है। ओके, आफ्टर दैट हम इरिगेशन टेक्निक्स की बात करते हैं। इरिगेशन टेक्निक्स में पहले क्या होता था कि मैंने कल भी आपसे इस बारे में हल्का सा डिस्कस किया था। पहले बहुत सारा पानी खेतों में दे दिया जाता था, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं था जिसमें हम केवल पेड़ को ही पानी दे सकें। आज की स्थिति में योगी सरकार ने, या जो भी हमारे अपने अभी मुख्यमंत्री हैं, उन सरकार ने ड्रिपिंग और ड्रॉपिंग की व्यवस्था को भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी लागू किया है। इससे आप क्या, अगर ड्रिपिंग मतलब कि ड्रॉप, वो एक बहुत ही छोटा सा पाइप लगा दिया, मान लो एक आपने कभी फाउंटेन देखा है, फाउंटेन टाइप का रहता है और उस फाउंटेन से जैसे पानी निकलता है ऐसे ही ड्रिपिंग में होता है।
और ड्रॉपिंग में ऊपर पाइप लगा दिए जाते हैं जिस जिस पौधे के लिए, मतलब जितनी जितनी दूरी पे पौधे हैं उतनी उतनी दूरी पर उसमें छेद कर दिए जाते हैं और ड्रॉप ड्रॉप करके वो पानी उसमें गिरता रहता है। तो इस तरह से जितना पानी चाहिए उतना ही यूज होना है। इस तरह से आप पानी की बर्बादी को बचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया हैं, ये जो असम और आपका ये असम के आसपास का जितना क्षेत्र है, नागालैंड वगैरह का, तो उसमें वहां पे बायोलॉजिकल फार्मिंग का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। वहां पे यूरिया खाद या और कोई खाद नहीं मिलाई जाती है। अभी यहाँ पे आसाम एंड दिल्ली कोलैबोरेशन भी चल रहा है जिसमें स्टूडेंट्स को ये बताया जा रहा है कि आप बायोलॉजिकल फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप बेटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में आपने मेट्रो ट्रेनें सुनी है, सभी बच्चों को पता है, बुलेट ट्रेन सुनी है, मोनोरेल सुनी है, सीएनजी व्हीकल सुने हैं। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट जो ट्रांसपोर्ट का है उसमें हमें ध्यान क्या रखना है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में भी है कि हमें एटमॉस्फेयर ठीक करना है। तो हमें पॉल्यूशन फ्री ई रिक्शा का जो कॉन्सेप्ट है ये उस पॉइंट को बहुत बखूबी आत्मसात करता है कि हमें पॉल्यूशन को भी साफ रखना है। जैसे अभी बहुत से लोगों ने देखा होगा, याद होगा कुछ बच्चों को, कि दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम चलाना पड़ा था हमें। इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था दिवाली के बाद और पराली जलाने की वजह से आसपास के क्षेत्रों में कि वहां विजिबिलिटी खत्म होनी स्टार्ट हो गई थी। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमें अपने पॉल्यूशन का भी ध्यान रखना है, जितना हो सके हम अगर एक गाड़ी में जा सकते हैं तो उसको कंसिडर करना है। इसके अलावा ऐसा कुछ हमें टेक्निक चाहिए साइंस के थ्रू जिससे हम कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकें। जैसे इन्होंने ई रिक्शा बनाई तो अभी हमारा पेट्रोल का खर्चा बंद। अगर हमें इधर से उधर जाना है, ई रिक्शा में, पहले रिक्शा में बहुत टाइम लगता था, मैन पावर लगती थी उसमें, तो अभी हमको अगर जाना है तो हमने सीधा इलेक्ट्रिसिटी से उसको चार्ज किया एंड देन वी कैन गो। बैटरी वाली साइकिल्स बन रही हैं, बैटरी वाले आपके व्हीकल्स बन रहे हैं और जो मोटरसाइकिल्स वगैरह हैं। तो आप इनमें आपकी ई रिक्शा जो है ये मुझे बहुत ही अच्छा साधन लगता है कि अगर आपको जाना है कहीं पे तो आपको उसमें फ्यूल खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली क्या है? मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री मैंने आपसे कल कहा था, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगी। द पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री देखने में बहुत सिमिलर से वर्ड लगते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, उसको आप मशीन्स के यूज से वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में कुछ कच्चा माल पड़ा है, आपने मशीन्स का यूज किया। आजकल हर जो कंपनीज है, जो आपके फैक्ट्रीज हैं, उनमें ये लगे हुए हैं, तो उसके थ्रू, मशीन्स के थ्रू आपने कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया, खिलौने बनाए बच्चों के, या आपके जो डेली नीड्स की चीजें हैं वो सब बनाई। तो इससे क्या होता है कि जॉब क्रिएशन होता है, फर्स्टली आपके टाइम की बचत हो जाती है, जल्दी बन जाता है सामान। उसके अलावा कौशल विकास यानी कि स्किल अपग्रेडेशन होता है, आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। तो ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कुछ आपके पास पड़ा हुआ था, उससे आपने कुछ ढंग की चीज बना ली जिसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे हुआ क्या कि थोड़ा सा ना हैंडीक्राफ्ट पे इस पे फर्क पड़ा था। जो लोग हाथ से बुनकर थे, या फिर जो कुछ विधियां होती हैं, स्पेशली जैसे जयपुर की एक स्पेशली चुन्नियां आती हैं, या और कुछ भी चीजें हैं, तो वो जो एक स्पेशल आर्ट है हमारे देश में बहुत सारी जगह पर अलग अलग तरह की, उसको जो है थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था कि वो लोग तो बहुत धीरे धीरे बनाते थे। लेकिन हमने उस चीज का ध्यान रखते हुए, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को दिमाग में रखते हुए, बहुत सारी चीजों के लिए ऐसा जो छोटा छोटा हमें छूट जाता है, जैसे अब जो स्लो चीजें थी, जैसे लोग हाथ से काट रहे हैं चुन्नियों को, या एक स्पेशल गोटा लगाया जाता है चुन्नियों पे, या और छोटा छोटा कुछ सामान बनाया जाता है, शिल्पकारी की कलाएं हैं, वो सब चीजें हाथ से ही की जाती थी। उसके लिए हमने कुछ रोबोटिक्स का हेल्प लेके और कुछ आईसीटी की मदद से मशीनें बनाई हैं, जिसके थ्रू वो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। एक पैटर्न अगर आपको छापना है तो आपने एक मशीन बना दी, वो पैटर्न एज इट इज जल्दी से छप जाएगा। उससे आपके, एक तो हमारे देश के विकास में जल्दी काम होता है, दूसरा हमारी इकोनॉमी स्टैंड करती है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, ये एक जीके का पॉइंट हो सकता है आपके लिए, जो आप अपने आंसर्स में डालेंगे। तो मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आप अपने आंसर्स में डालेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। आपके आंसर्स में वजन आता है, सामने वाले को पता चलता है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है। जीके पढ़ते रहें, उसे कंसिडर करते रहें जरूर। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने सेकंड रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। यूपी गवर्नमेंट की सेकंड रैंक आई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। यहाँ पे बिजनेस करना बहुत आसान है। इसके बाद में हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री में अब जो आपने सामान बनाया है, जो आपके क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, उसमें से वो छांटेंगे हम।
क्वालिटी प्रोडक्ट्स को आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। अब ऐसा अवेलेबल कराना नहीं है कि आपके हाथ में दे देंगे, यानी कि समाज के उपयोग के लिए आप उसको रख लेते हैं उस क्वालिटी प्रोडक्ट को। तो ये काम इंडस्ट्री का है। अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू हमारी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज चलती हैं, ये सभी इंडस्ट्रीज को हमने मेक इन इंडिया में 90% में कह सकती हूँ कि हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की है। वैसे तो हम हर चीज में ही इंडिया को ही प्रेफर दे रहे हैं अब कि हमारे यहाँ ये सब चीजें बने, हमारे यहाँ से मैन पावर जो है उसको थोड़ा सा कम करके बाहर से भी अगर लोग आ रहे हैं तो हम अपने देश में बनवाएं। कई बार हमारे यहाँ सुनने को मिलता है कि ये तो चाइनीज फोन है लेकिन उस पर लिखा मेक इन इंडिया है, तो भले ही वो सॉफ्टवेयर शायद चाइनीज हो सकता है या वो मटेरियल चाइनीज हो सकता है, लेकिन उसको असेंबल जो किया जा रहा है वो यहीं के यूथ पावर कर रही है, यहीं की मैन पावर कर रही है। सो हमारी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, दैट इज माइनिंग, सीमेंट, कोल, स्टील, पेट्रोलियम, शुगर एंड ज्वेलरी। इस टाइप की कुछ इंडस्ट्रीज रहती हैं जो आपके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। एनर्जी दो टाइप्स की हो सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब कि जो आप दोबारा से जनरेट कर सकते हैं जिसका आपके पास में कोई सोर्स है, और नॉन रिन्यूएबल एक बार आपने पेट्रोल का दोहन कर लिया तो आपको दोबारा से नहीं मिल रहा है, आपको वो पूरा पेट्रोल का प्रोसेस ही करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते है ना। लेकिन अगर आपने घर में सोलर एनर्जी के लिए एक वो लगा लिया है सोलर पैनल, तो आप वहां से सुबह सूरज निकलेगा अपने आपको लाइट मिल जाएगी, आपको कुछ करना नहीं है उसमें, एक बार सोलर पैनल लगाना है। तो हम यहाँ बात करते हैं ट्री, वाटर, विंड, अर्थ, बायोगैस एंड सन। ये हम सबसे ज्यादा आजकल फोकस कर रहे हैं, हम भी और हमारी सरकार भी। अभी गुजरात में भी कुछ जो फार्मर्स हैं उनको सोलर पैनल्स गिफ्ट किए गए थे, जिससे कि वो लोग बिजली के थ्रू अपनी जो सिंचाई करते थे, ट्यूबवेल का खर्चा आता था, वो सब ना करके सोलर पैनल एक बार लगा दिया जाए। सूरज आता है, सूरज से अपना सूरज उग गया, उसका लाइट से वो जनरेट हो जाती है एनर्जी, और उससे वो अपनी जो इरिगेशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, या सिंचाई जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो हो गया रिन्यूएबल। यहाँ बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की। ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताई हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसके लिए, जैसे आपने देखा हाइड्रोजन बम, स्टार्टिंग में मैंने बात करी न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को अगर एक सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन उतना ही इस पे कंजम्पशन मतलब पैसे का भी खर्चा है। तो ये बात करते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी की। इसकी मोस्ट ऑफ द यूज हमने न्यूक्लियर बम बनाने में किया है या हाइड्रोजन बम बनाने में, इसका मोस्ट ऑफ द करते हैं। इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स की हम बात करते हैं। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि हमें सामान बेचना है और पैसे कमाने हैं, सीधा सा मतलब। अगर हम ट्रेड और कॉमर्स को देखें, आजकल ये बहुत इजी हो गया है। जैसे हम एटीएम कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, भीम होता है हमारे पास में, यूपीआईडी या फोन पे है आपका, पेटीएम है, बहुत सारी चीजें आजकल चल गई हैं जिनसे आपको कैश अपनी जेब में रखने की हर टाइम जरूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको स्कैन मिल जाता है भीम का, या आप एटीएम से पैसे निकाल के दे सकते हैं, मतलब आपके पास में ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स का मतलब है कि कॉमर्स मतलब वाणिज्य, वाणिज्य मतलब कि आपकी बिक्री और क्रय विक्रय का जो सिस्टम है, तो उसको करने के लिए आपके पास में अब सब ऑनलाइन मटेरियल है। दैट इज फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन कंपनीज हैं, अमेजोन है, स्नैपडील है, और खाने के लिए जोमेटो है। तो जिसको भूख लगी है वो जोमेटो से ऑर्डर करके अभी खा सकता है, अगर लेक्चर में पक गया है तो। खैर ये तो मजाक की बात थी, पर हमारे पास में ई कॉमर्स ये पड़ी हुई है जिससे हम अपना काम सुचारू रूप से जल्दी कर सकते हैं। अब हम लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज ई गवर्नेंस। 18 मई 2006 को NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को कंसिडर किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था, जिससे हम डिजिटल इंडिया का एक प्रोजेक्ट जो चला रहे हैं, जिससे इंडिया में टाइम की बचत हो। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो आप फोन से काफी कुछ कर सकते हैं, बिल्स दे सकते हैं, फोन से शॉपिंग कर सकते हैं, फोन से अपना आधार कार्ड देख सकते हैं कहाँ तक कंप्लीट हो गया प्रोसेस, फोन से पासपोर्ट बनवा सकते हैं, पैन कार्ड आपका बनवाने के लिए आप उसमें अर्जी दे सकते हैं, या आपकी कोई शिकायत है आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं किसी डिपार्टमेंट में। इसके अलावा ये जो सारी चीजें हैं, जैसे आप जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये सब जो बनवा रहे हैं, पहले क्या होता था, जब कहना चाहिए कि लाल फीताशाही थी, बाबूगिरी जिसे बोलते हैं,
तो वो चीज़ें जब थी आपको पर्टिकुलर ऑफिस में जाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, आपको पता नहीं आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंच गई है, कहाँ नहीं पहुंची है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं पता चल पाता था। बहुत बहुत टाइम भी लग जाता था करने में। एक्चुअली वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो हाथ सारा दिन चला ही रहे हैं, वो भी थकते होंगे। तो मैन पावर का ज्यादा यूज था, टेक्निकल चीजें कम थी। आजकल डिजिटल इंडिया होने की वजह से आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, आपके कुरियर का स्टेटस क्या है, आप डीटीडीसी की सर्विसेज को चेक कर सकते हैं, आपके ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाते हैं, कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, एग्जाम की तैयारी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कितना कुछ आपके पास है, सब कुछ आपका इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो ये जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर मंत्रालय की साइट पे चले जाइए, वहां से आपको आपकी डिटेलिंग्स पता चल जाएंगी, कौन से स्कूल्स हैं, कहाँ पे आपको कौन सी आपकी नीड के अकॉर्डिंगली सुविधा सरकार आपको दे रही है, उसे आप ले सकते हैं। आप मन की बात को सुना कीजिए, या फिर जो आपके आकाशवाणी चैनल्स हैं उनमें बेसिकली ये चीज़ें मोस्ट ऑफ द दी जाती हैं। अखबार, न्यूज़पेपर, इन सब चीज़ों से करंट से बहुत ज़्यादा जुड़े रहिए बच्चों। आगे आने वाले टाइम में आपको इस चीज़ के बहुत फायदे दिखाई देंगे। सो दिस इज ई गवर्नेंस। और इस तरह से ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने क्षेत्र में बहुत विस्तार किया है। हर क्षेत्र में उसने अपना परचम लहराया है। हर क्षेत्र में, मतलब साइंस एंड टेक ऐसी चीज है जिसके बिना शायद आज काम करना इजी नहीं है, क्योंकि आप छोटी से छोटी चीज भी साइंस के थ्रू कर रहे हैं, छोटी से छोटा चीज भी आप साइंस के मेथड्स लगा रहे हैं, है ना। तो साइंस एंड टेक का हमारे इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा योगदान है। अब मैंने आपको एक पीछे अभी कुछ काम दिया है, शायद किसी बच्चे को याद होगा मे बी, अदरवाइज वीडियो को बैक करेंगे और जल्दी से देख लेंगे कि मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है। उस होमवर्क को आप करेंगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, देन मैं आपको कल इसका आंसर जरूर बताऊंगी। ओके। एंड मैंने कल आपसे बात की थी एजू सेट के बारे में, जो एक पॉइंट रह गया था आपका। एजू एंड सेट, ये केवल दो शब्द आपको कंसिडर करने हैं, दैट इज एजू सेट मीन्स, एजू मीन्स एजुकेशन एंड सेट मीन्स सैटेलाइट। सो अ सैटेलाइट विच इज फॉर एजुकेशन, और इसे GSLV से हमने लॉन्च किया था। लॉन्च व्हीकल हमारा जो है GSLV जियो स्टेशनरी, ये इसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। तो एजुसेट मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको बताऊंगी, एंड दैट इज एजुकेशन सैटेलाइट। ओके, सो कीप कंसिडर, आप लोग अपना काम करते रहें। मेरी कोशिश यही रहेगी, अभी मैं आपको साइंस के थोड़े बहुत जो ये मटेरियल्स बता रही हूँ, जो आपको थॉट्स बता रही हूँ, ये मैं बेसिकली क्लास 8th के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, या उन तक सुविधाएं अगर नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वो यहाँ से देखें। और वैसे कोई भी बच्चा, कोई ऐसा मनाही नहीं है, कोई भी देखे, कोई भी पढ़े। पढ़ना मेन बेसिक काम है, आप करते रहिए। इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप लोग लगे रहिए, छोड़ना मत। बस कुछ भी काम हो जाए, पढ़ाई मत छोड़ना, बीच में मत अटकना, करते रहिए। जो भी कोई प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहें, आपका कोई भी चैप्टर बीच में मिसिंग ना हो। ओके गाइज, बाय बाय।